एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या देखा था? एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विच आर हैपन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डिफरेंस क्या था दोनों में? क्या डिफरेंस था? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड तो बनती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद, लेकिन उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है कि नहीं? कोएंजाइम ए उसमें बनता है कि उसमें बनता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के बाद क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन, है ना। तो उसमें 3 अलग अलग फर्मेंटेशन होते हैं। एक तो होगा जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके मसल्स, जो बॉडी में मसल्स होते हैं, जब वो वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। और एक फर्मेंटेशन होता है जो कि किसमें, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स या जो फ्रूट्स स्पेशली जिनमें ग्लूकोज रहता है, उनका फर्मेंटेशन होके क्या फॉर्म होता है, आइदर मैंने एग्जांपल दिया था बियर और ब्रेड, क्योंकि वो फर्मेंट करके वो फर्मेंटेशन कौन करता है, यीस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड जो प्रोटीन्स, तो जो प्रोटीन्स है वो किस में डिवाइड होंगे, प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू एमिनो एसिड्स, लिपिड्स इज़ द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, देखा था हमने। देखो लास्ट टाइम ये डायग्राम में हमने क्या देखा था, इसके अंदर जो C6 कार्बन है, C6 मतलब 6 कार्बन इसके अंदर रहेंगे, उसमें से ये डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जिसमें से C3 कार्बन, C3 और C3 2 कार्बन में डिवाइड होता है, उसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। पायरुविक एसिड के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड, किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। द एसिटाइल ग्रुप ऑफ द कोएंजाइम ए विल बी कन्वर्टेड बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद क्या आएगा, एक, हाँ, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था। तो ये जो C3 कार्बन है उसको हमने क्या नाम दिया था, पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद क्या आया था, क्रेब्स साइकिल, है ना, उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इसके ATP का कैलकुलेशन करना है। मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैं आपको वो कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये CO2 H2O एंड ATP में कन्वर्ट होगा। अब इसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि जो कैलकुलेशन है वो 3 पार्ट में हम करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 पार्ट में, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है ग्लाइकोलिसिस। देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, फर्स्ट इसमें 2 ATP रिलीज़ होंगे, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगा 2 ATP रिलीज़ होंगे, साथ ही साथ 2 नाडू रिलीज़ होंगे। नाडू मतलब NADH2, ठीक है। निकोटानामाइड क्या था, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटानामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। ये 2 रिलीज़ होंगे ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATP 2 NADH2, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इंटरमीडिएट फेज़ आती है, जिसमें
ये कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड से एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट इज़ द इंटरमीडिएट फेज। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट फेज। ठीक है, जिसमें 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर रिलीज होती है फ्रॉम 1 ग्लूकोज। होती है कि नहीं? C3 ओके। तो C3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड निकलते हैं, उससे कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेंगे? 2। ठीक है, अब इससे कितने NADPH2 निकलते हैं? NADH2 निकलते हैं इससे 2 एक मिनट, हाँ 2 NADH2। यहाँ क्या आएगा? 2 NADH2। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो आपको याद रखना है 2 NADH2 यहाँ से रिलीज़ होगा इस साइकिल से। थर्ड साइकिल आती है जिसको हम बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट फेज़ है। देन थर्ड कौन सा है? क्या नाम था? क्रेब्स साइकिल, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसमें याद रखना 3 नाड़ू, 1 फाड़ू और 1 ATP रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सीडाइज होता है। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? इट विल फॉर्म अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने होते हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए रहेंगे तो यहाँ पे भी कितने रिलीज़ होंगे? 2 सबके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो NADPH2 होगा, NADH2 होगा वो कितने रिलीज़ करता है? 3 ATP रिलीज़ करता है, याद रखना। और जो FADH2 है, मतलब जो फाड़ू है, वो फाड़ू कितने रिलीज़ करता है? 2 ATP। ठीक है, समझ में आया? ये 2 कैलकुलेशन याद रखना, जो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र साइकिल थी ना, कौन सी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र साइकिल या ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, तो उसके अंदर ये कैलकुलेशन दे रखी है, जिसमें 3 ATP NADH2 में दिया हुआ है, FADH2 में 2 ATP दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 ATP है तो यहाँ लिख देंगे 2। NADH2 कितने रिलीज़ करते हैं? 2 × 3, क्योंकि 2 NADH2 है, 1 NADH2 3, तो 2 NADH2 कितने करेंगे? 6 हो जाएंगे। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8 ATP। 2 + 6 12 होता है, 8 ATP। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP रिलीज़ होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट में। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ नाड़ू कितने हैं? 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना आएगा? 6 ATP। तो जो इंटरमीडिएट फेज़ आएगा उसमें 6 ATP रिलीज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट है 3 × 2 नाड़ू। तो 3 × 2 कितने हो गए? 6। और एक नाड़ू कितना रिलीज़ करता है? 3 ATP। तो कितना हो गया? 18 ATP। 1 फाड़ू, लेकिन यहाँ पर 2 फाड़ू है, 2 × 1, तो ये हो गया 2 × 2। क्यों? अरे 2 फाड़ू है ना, तो वो 2 रिलीज़ करता है, तो 2 × 2 लिखूँगा कि नहीं? तो कितना आ गया? 4 ATP। अब मैंने आपको, शायद आपको पता होगा, मैंने 38 ATP बोला था कि रिलीज़ करता है टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें कितने ATP है यहाँ पर? 2, तो यहाँ तो 2 ही लिखेंगे। 2 × 1 मतलब कितना? 2 ATP। अब ज़रा एक काम करो, इसको कैलकुलेट करो, टोटल कितने ATP हो रहे हैं? ये कितने हैं? 24 ATP। अब तीनों साइकिल के ATP को प्लस कर दो। 8 ATP प्लस कितना? 6 ATP प्लस 24 ATP, कितना हो रहा है? तो ये आ रहा है 38 ATP। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है कैलकुलेशन, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ,
ये याद रखना, ये कैलकुलेशन। और दूसरी बात, ये फेजेस भी याद रखना, कितने NADH2 रिलीज़ हो रहे हैं, कितने ATP रिलीज़ हो रहे हैं। इंटरमीडिएट फेज़ क्या होती है? इंटरमीडिएट फेज़ वो होती है जिसमें पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी स्टेज के इनके ना वो क्रेब्स साइकिल में आता है, एसिटाइल कोएंजाइम एंड पायरुविक एसिड वाला जो साइकिल है वो ना ग्लाइकोलिसिस में आता है ना क्रेब्स साइकिल में आता है, ये आता है इंटरमीडिएट फेज़ में। समझ में आया? तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तभी जाके ये क्रेब्स साइकिल शुरू होगी, ठीक है। तो 38 ATP इस तरीके से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये क्लियर हो गया सब?